Hello, welcome back. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shkohabad, and today we are here to study class 11th NCERT Geography in Fundamentals of Physical Geography, and we will be starting with chapter number 7, that is your landforms and their evolution. This will be very interesting. This is a very interesting chapter. So please pay attention, and I hope you enjoy this chapter along with me. The chapter would be वेरी मच पिक्चर बेस्ड बिकॉज इसमें हम लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपको पिक्चर्स देखे बिना समझ में नहीं आएंगे. सो इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ सम वर्ड जिसकी मैंने पिक्चर ऐड नहीं करी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट टाइप द वर्ड ऑन गूगल एंड यू विल गेट द इमेज देयर. सो इमेज से हमें चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं आपको वर्ड समझ में आ रहा है, सो यू कैन सर्च फॉर द इमेजेस. मैं एक इमेज डाल पाऊँगी, 2 डाल पाऊँगी, बट आपको अगर लगता है कि आपको और इमेजेस चाहिए, सो यू कैन सर्च इट ऑनलाइन. सो टुडे वी वुड बी स्टार्टिंग with landforms and their evolution. After weathering processes have had their actions on the earth material. हमने लास्ट चैप्टर में वेदरिंग के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, सॉइल बनता है. तो एक बार जब वेदरिंग प्रोसेसेस अपना काम कर लेते हैं, अपना एक्शन कर लेते हैं अर्थ के मटेरियल पे, मेकिंग अप द सरफेस ऑफ द अर्थ, इससे क्या बनता है, अर्थ की ऊपर की जो सरफेस की लेयर है वो डेवलप हो जाती है. द जियोमॉर्फिक एजेंट्स हमने पढ़ा था, वो एजेंट का काम क्या होता है, एक जगह से इधर उधर करना इन्फॉर्मेशन. तो ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, जैसे कि आपका रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी, ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर है, विंड, ग्लेशियर्स, वेव, ये सारी क्या करती हैं, ये इरोजन करती हैं. आपके लैंड फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करती हैं, ऊपर नीचे करती हैं, इरोजन करती हैं. इट इज़ ऑलरेडी नोन, जो इरोजन है इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंज होता है. बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा पत्थर उठा लेते हैं. ये पत्थर का जो मटीरियल है वो यहाँ गिर के टूट गया. अब ये पत्थर का मटीरियल जो टूट गया, मान लो ये पत्थर पहले ऐसा दिखता था, अब मटेरियल टूटने के बाद ये ऐसा कुछ दिखता है. इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है. ये आपको ऐसा कुछ दिखता है. अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पे पीछे रह गया, ये क्या बनेगा, आपका इरोजनल लैंडफॉर्म. ये क्या बनेगा, क्योंकि सामान निकल गया, अब पीछे का इरोजन वाला बच गया है. अब ये जो मिट्टी जो पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिखता था कि जो मटेरियल, जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर इससे निकल के अलग हुए, वो इस पॉइंट से किसी और पॉइंट पे जाएंगे, कहीं और जाएंगे, और वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे. वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे. उनको हम बोलेंगे डिपॉजिशनल लैंडफॉर्म्स. तो कोई भी चीज़, चाहे इरोजन हो चाहे डिपॉजिशन हो, दोनों की वजह से अर्थ की जो सतह होती है, अर्थ का जो सरफेस होता है, उसमें चेंज होता है. एट दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम लैंडफॉर्म्स को डील करेंगे. सबसे पहले वो लैंडफॉर्म्स कैसे, एवोल्यूशन विद दिस सिंपल वर्ड्स में, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि कुछ भी एरिया अर्थ सरफेस का, छोटा सा पहाड़ हो गया, हिल्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, नदियाँ हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कोई भी छोटे से छोटा भी अ पार्ट ऑफ ट्रैक्ट और पार्सल कहते हैं छोटा सा डिब्बा सा जो होता है. सो वो कोई भी आपके जो अर्थ के सरफेस पे हो, हम इसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं. और 2-4 लैंडफॉर्म मिलके लैंडस्केप बनाते हैं. क्या बनाते हैं, लैंडफॉर्म. सेवरल लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेक लैंडस्केप. ईच लैंडफॉर्म, हर लैंडफॉर्म की एक अपनी फिजिकल शेप होती है, उसका एक साइज होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं, एंड इज अ रिजल्ट. और लैंडफॉर्म बनता कैसे है, कुछ ना कुछ जियोमॉर्फिक एक्शन हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिसके बाद ये आपका लैंडफॉर्म बनने लगता है. कुछ एजेंट्स का इरोजनल काम किया होगा या डिपॉजिट होके आए होंगे, जिसकी वजह से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हमने पिछले चैप्टर में पढ़े. तो उनमें से कोई भी प्रोसेस अगर हो जाता है तो उसके बाद आपका लैंडफॉर्म्स बनते हैं. एक्शंस ऑफ मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स आर स्लो. सबके नहीं बोले, मोस्ट ऑफ के जो आपके एजेंट्स हैं, इनका जो काम करने की स्पीड और जो रिजल्ट है वो काफ़ी स्लो होता है. यानी कि बहुत एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपको 2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट दिखने लग जाएंगे. इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, एंड हेंस आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी लंबे समय में दिखता है. एवरी लैंडफॉर्म हैज़ अ बिगनिंग. हर लैंडफॉर्म की एक शुरुआत होती है और एक एंडिंग होती है. लैंडफॉर्म्स वंस फॉर्म्ड में चेंज. और एक बार बनने के बाद उनकी शेप, उनका साइज, उनका नेचर सब दोबारा चेंज होता रहता है. और इसीलिए
कुछ भी स्टैग्नेंट नहीं है अर्थ में, बोला जाता है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी स्टैग्नेंट नहीं है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ मूव हो रहा है। एंड सिमिलर गोज फॉर द लैंडफॉर्म्स, एक बार बन जाने के बाद वो फिर से दोबारा से इरोजन होता है, कहीं और जाके डिपॉजिट होता है, कोई और मटीरियल है जो उनमें आके डिपॉजिट हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन। हमने देखा था पिछले चैप्टर में, क्लाइमेटिक कंडीशन और वर्टिकल, यानी कि ऐसे जो ये मटेरियल यहाँ से ऐसे गिर गया, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो मूव होती है अर्थ का, लैंड का, मासेस का, ईदर द इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेस और द प्रोसेस देमसेल्व्स माइट चेंज लीडिंग टू न्यू मॉडिफिकेशंस इन द लैंडफॉर्म। तो ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और सामान की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट की वजह से ये जो प्रोसेस है इसकी इंटेंसिटी, यानी कि इसकी कितने अमाउंट में या इफेक्ट डाल रहा है, वो अलग अलग होती है। इवोल्यूशन है इम्प्लाइज स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इधर क्या बोल रहे हैं, जो इवोल्यूशन है वो स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पहले स्टेज पे थोड़ा बस मिट्टी टूटेगी, पहले स्टेज पे मिट्टी टूटेगी नहीं, पहले स्टेज पे पत्थर आपका लावा मैग्मा वोल्केनो से लावा बाहर आएगा, लावा बाहर आने के बाद दूसरी स्टेज में वो सॉलिडिफाई होगा, तीसरे स्टेज में वो पत्थर की फॉर्म लेगा, चौथे स्टेज में कुछ क्लाइमेट, कुछ भी XYZ चीज़ की वजह से, उसके हमने पेरेंट रॉक, टाइम, क्लाइमेट एक्शन, इन सब चीज़ों की वजह से उसकी मिट्टी यानी कि वेदरिंग होगी, उसमें छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स बनेंगे, कंकड़ बनेंगे, कंकड़ फिर और छोटी छोटी मिट्टी में बनेंगे, फिर ये मिट्टी किसी नेक्स्ट प्रोसेस में पानी या हवा या ग्लेशियर की वजह से आगे मूव करेगी, फिर अगले प्रोसेस में एक जगह पे ये मूव करना बंद कर देगी और वहाँ रुक जाएगी, फिर यहाँ पे जब बहुत सारी मिट्टी या बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे दूसरा लैंडफॉर्म बनेगा, और पीछे जहाँ से मटेरियल आया था वहाँ पे दूसरा लैंडफॉर्म बनेगा। तो इस तरीके से ये जो इवोल्यूशन है पूरा, ये बहुत लंबा इसमें हर स्टेज में किसी न किसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लंबा प्रोसेस है। of either a part of Earth's surface from one landform into another or transformation of individual landforms after they are once formed। तो ये इसमें क्या है, वही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक लैंडफॉर्म से दूसरा लैंडफॉर्म, जैसे पत्थर से लावा से पत्थर बना दूसरा लैंडफॉर्म, पत्थर से कंकड़ बने दूसरा लैंडफॉर्म, कंकड़ से मिट्टी बनी। तो इस तरीके से या तो एक लैंडफॉर्म से दूसरा लैंडफॉर्म चेंज होता है या फिर जो एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म है उसी में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। दैट मीन्स हर ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म की एक हिस्ट्री होती है एंड वो हिस्ट्री समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। समझ रहे हो? दैट एवरी लैंडफॉर्म हैज़ इट्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी चीज़, जैसे आप मान लो कि आप ग्रो कर रहे हो तो आपकी ग्रो होने के पीछे एक हिस्ट्री, आप एक डेट पे पैदा हुए, इस डेट पे आप स्कूल गए, ऐसे ऐसे करके सारी आपकी पूरी हिस्ट्री है। उस तरीके से जो लैंडफॉर्म्स होते हैं इनकी भी एक हिस्ट्री होती है, बस फ़र्क ये है आपकी हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, लैंडफॉर्म्स की हिस्ट्री चेंज होती रहती है समय के संग संग। अ लैंड मास पासिस टू, इसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, लैंड मास भी एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, सॉरी ये ह्यूमंस की तरह ही होता है, इसमें भी जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी चीज़ों में लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, स्कूल, किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स, आपका कॉलेज, एंड देन दिस इज़ अ प्रोसेस। इसी तरीके से लैंडफॉर्म भी एक स्टेज, इसकी भी एक इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं जो आपकी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, जो आपकी यंग लाइफ, मेच्योर फेज़ और ओल्ड फेज़ में चलती हैं। यंग में अभी बस बनना शुरू होंगे लैंडफॉर्म्स, मेच्योर में फाइनली पूरे जो आपको दिख रहे हैं वैसे होंगे, और ओल्ड एज में ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। So let's start. This was the basic introduction about the landforms. Next we would be moving to the first geomorphic agent. पहला एजेंट जो कि आपका सामान, इधर एजेंट का काम यही होता है, सामान इधर उधर पहुँचाना, इंफॉर्मेशन इधर उधर पहुँचाना, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मटीरियल, मनी, पीपल, एक जगह से दूसरी जगह पे, वो एजेंट्स का काम होता है। इस केस में, ज्योग्राफी के केस में, जो आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं उनका काम क्या होगा, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में कंट्रीब्यूशन करना। जो प्रोसेस चल रही है उसमें जियोमॉर्फिक एजेंट सबसे मेन आपके लीडर्स हैं जो आसपास का सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले जियोमॉर्फिक एजेंट है हमारे रनिंग वाटर, यानी कि बहता हुआ पानी। ह्यूमिड रीजन में, ह्यूमिड रीजन यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ऑब्वियसली जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पानी की, जहाँ ग्लेशियर होंगे वहाँ ग्लेशियर डोमिनेंट होगा, जहाँ पानी होगा वहाँ पानी डोमिनेंट होगा, जहाँ हवाएं तेज़ चलेंगी वहाँ हवा डोमिनेंट होगी। तो ह्यूमिड रीजन्स में जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे जो रनिंग वाटर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट होता है, जो कि लैंड के सरफेस पे, लैंड की सतह पर डिग्रेड करता है, उसको डिग्रेडेशन करने में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है।
देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर, जो आपका बहता हुआ पानी है रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जब पानी बहता है तो वो दो तरीके से बहता है। पहला तो होता है ओवरलैंड फ्लो, जो ज़मीन है इसके ऊपर 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 बह रहा है, और दूसरा होता है लीनियर फ्लो। लीनियर फ्लो का मतलब आपकी स्ट्रीम्स हो गई, नदियाँ हो गई, उस तरीके से। तो जो आपको ऊपर दिख रहा है दैट इज ओवरलैंड फ्लो, और जो स्ट्रीम्स रिवर्स के थ्रू दिख रहा है उसको हम बोलते हैं लीनियर फ्लो। लीनियर मतलब एक लाइन में चलता है। लाइन ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन में बात हो रही है, लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसे ऐसी टेढ़ी मेरी लाइन भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है। तो लीनियर फ्लो होता है आपका स्ट्रीम्स का और रिवर्स का इन बैलेंस। तो ओवरलैंड फ्लो और लीनियर फ्लो याद रखना है। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, याद रखना, इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को समझो पहले। इरोजनल लैंडफॉर्म इरोजन से बनते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मटीरियल के डिपॉजिट होने से बनते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म प्राइमरी स्टेज पे बन जाएंगे, पहले पहले ही बन जाएंगे इरोड होते ही, और जब ये मटेरियल आगे जाके कहीं डिपॉजिट होगा तब जाके आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। तो जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो पुराने होते हैं, जो डिपोजिशनल होते हैं वो न्यू होते हैं। जो इरोजनल है वो उनकी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं, डिपोजिशनल धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं। सो ये आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। सो मोस्ट जो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, जो रनिंग वाटर बनाता है, वो उसके आपकी विद विगरस एंड यूथफुल रिवर्स फ्लोइंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स। तो जनरली जो आपके ये इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, कब बनते हैं? जब नदियाँ, यंग नदियाँ बहुत एकदम लहराती बहलाती हुई, पुरानी नदियाँ नहीं, बूढ़ी बूढ़ी हो गई हैं, जैसे आपकी जो साउथ की नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बड़ी पुरानी हो गई हैं, बुढ़ापा आ गया है इनमें, बूढ़ी गंगा ऐसे करके भी बोला जाता है इनको। तो बहुत बुढ़ापा आ गया है, अब ये इतना ज़्यादा काम खराब नहीं करती हैं ज़्यादातर। पर जो आपकी नॉर्थ की रिवर्स हैं, स्पेशली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये अभी बहुत जवान है और ये मस्त चलते फिरते सब इधर उधर गिराते फिराते जाती हैं, सीख रही हैं अभी थोड़ा। सो जो आपकी यंग रिवर्स होती हैं, यूथफुल स्टेजेस में होती हैं, जो कि स्टीप ग्रेडियंट, बहुत ज़रूरी है ये स्टीप ग्रेडियंट। अब एक चीज़, एक नदी बह रही है ऐसे यहाँ से, मस्त धीरे 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 आराम से चलती जाएगी। कोई भी चीज़, आप पेन को भी यहाँ से धक्का मारोगे, धीरे रुक जाएगा, एक पॉइंट के बाद धीरे जाएगा। इसी को मैं स्टीप कर देती हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से ये फटक 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 नीचे भागेगा। अब क्या होता है, कभी कभार बीच में हो सकता है आपको कोई वो हो जाए, अड़चन पड़ जाए। जैसे कि आप मान लो ये आपका माउंटेन था, यहाँ से आपकी रिवर आ रही थी, अब क्या हुआ, ये आ गया बीच में माउंटेन, तो ये इतनी फुल स्पीड में होती है कि इसको भी काट देती है और इसमें से बीच में रास्ता बना के आगे बढ़ जाती है। सो इस तरीके से जो रिवर अपनी यूथफुल स्टेज में होती है, विगरस होती है, वो आपकी स्टीप ग्रेडियंट्स यानी कि स्टीप फ्लोर, स्टीप यानी कि जब स्टीप यानी कि जो इस तरीके से फ्लैटर और स्टीपर, तो जितना स्टीप, फ्लैट स्टीप, फ्लैट स्टीप, तो ये जो स्टीपर होगा उसमें इजीली आपकी रिवर्स फ्लो करती हैं और रास्ते में कोई भी उतार चढ़ाव आएगा। अब जैसे ये मान लो बहुत हार्ड है, अब और एक ये मेरी आपको हड्डी, ये बोन आई, ठीक है, जब यहाँ से आया तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया, बहुत हार्ड पत्थर था, उसने बहुत कोशिश करी पर ये नहीं टूटा, तो ये क्या कर लेगी, अपना रूट चेंज कर लेगी और यहाँ से आ जाएगी। पर फिर जब ये यहाँ पे आई तो ये मस्त सॉफ्ट था, इसको चीर फाड़ के आगे चली गई। सो इसी तरीके से जो आपकी इरोजन करती हैं शुरू में, समय के साथ साथ स्ट्रीम चैनल्स ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन। अब क्या होगा, बार बार यहाँ से नदी आ रही है, धीरे धीरे करके यहाँ के आसपास के सारे मटेरियल को क्या कर देगी, डिग्रेड कर देगी, और एक समय आएगा जब ये जो एरिया है ये काफ़ी थोड़ा सा, मतलब ऊपर से आ रही है, ऊपर से तो स्टीप है, थोड़ा नीचे आए तो कंटिन्यूअस इरोजन की वजह से ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, और नीचे आते हैं तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है। इसलिए आप देखो अपने माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन्स थोड़ा सा ऊँचा उठा हो रहा है, हिली एरिया आपका, और फिर आपके एकदम प्लेन एरिया, गंगा ब्रह्मपुत्रा वाले प्लेस। तो स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं, उनका जो ग्रेडियंट है, जो उनकी स्लोपीनेस है, वो कम हो जाती है, जेंटल हो जाती है। जेंटल का मतलब, जेंटल होता है तो सॉफ्ट, तो नॉर्मल सॉफ्ट हो जाती है, जेंटल हो जाती है, क्योंकि बार बार यहाँ पे इरोजन हो रहा है। और कॉन्सिक्वेंस की वजह, और इसकी वजह से क्या होता है, जो नदी ऊपर से मस्त फुल स्पीड में चलती फिरती आ रही थी, अब यहाँ पे आके उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, और अब यहाँ पे वो क्या करना शुरू करती है, डिपोजिशन। अब क्या हुआ, जो इतना सारा मटेरियल ऊपर से लेकर आई थी, यहाँ से सारा मटेरियल लेती हुई आई थी, अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैट चीज़ हो गई। ये नदी आ रही थी, सब मटेरियल लेती हुई आ रही थी, अब यहाँ पे फ्लैट हो गया,
तो ये यहाँ रुक गए, यहाँ रुक गए। तो अभी थोड़ा सा पानी आगे चला गया, मिट्टी विट्टी पत्थर वत्थर यहीं गिर जाते हैं और इसकी वजह से आपके प्लेन एरियाज में क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और कौन से वाले, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। There may be depositional forms associated with streams flowing over steep slopes। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि डिपोजिशनल हमेशा नीचे बनेंगे और इरोजन हमेशा ऊपर बनेंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि स्टीप स्लोप्स पे भी कहीं ना कहीं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बन जाए, बट ये बहुत स्मॉल स्केल पे यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है कंपेयर टू जो लैंडफॉर्म्स, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स प्लेन और जेंटल एरिया पे बनते हैं। जो जेंटलर द रिवर चैनल्स, मतलब जितने आराम आराम से रिवर चलती हुई आएगी इन ग्रेडियंट और स्लोप, उतना ज़्यादा डिपोजिशन होगा, मतलब जितनी धीरे रिवर होगी उतनी ज़्यादा वो डिपोजिशन करेगी। When the stream beds turn gentler due to continued erosion, जब स्ट्रीम का बेड यानी कि जब यहाँ से बह रही है तो ये नदी ऊपर से जा रही है यहाँ से, तो ये जो है ये उसका स्ट्रीम का बेड हो गया। तो जब समय के साथ ये जेंटल होने लग जाता है, इसकी सतह सीधा पड़ने लग जाता है, जो नदी होती है वो लेस डोमिनेंट हो जाती है। लेस डोमिनेंट का मतलब अब ज़्यादा जो पहले उसमें बाप्स थी और एकदम लहराती बहराती हुई चल रही थी, अब वो सब नहीं होता है। लेटरल इरोजन ऑफ बैंक्स इंक्रीजेस। लेटरल इरोजन का मतलब होता है साइडवर्ड इरोजन। लेटरल इरोजन का मतलब क्या होता है, साइडवर्ड इरोजन। तो एक नदी जा रही है, एक पॉइंट पे वो डीप नीचे की तरफ इरोजन करती है, एक पॉइंट पे साइड की तरफ। एक होता है हेडवर्ड इरोजन, यानी कि जो आपका मुंह, मान लो ये चीज़ आ रही है और यहाँ से जो इरोजन आगे से करेगी वो आपकी हेडवर्ड इरोजन होगी। एक होती है डाउनवर्ड इरोजन, जो कि आप नीचे की तरफ करते हो डेप्थ में, जिसकी वजह से नीचे आपकी रिवर कितनी गहरी होती है वो डिसाइड होता है। और एक होता है लेटरल इरोजन, जो आपके यहाँ और यहाँ साइड्स पे पड़ती है, उसको हम लेटरल इरोजन बोलते हैं। सो लेटरल इरोजन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है एज अ, क्योंकि फ्लैट हो गया ना, पहले तो ये यहाँ से बहती हुई आ रही थी, इसको जल्दी से जल्दी नीचे पहुँचना था, स्पीड बहुत तेज थी इसकी। अब क्या है, यहाँ पे फ्लैट हो गया धीरे धीरे, तो उसको टाइम मिल रहा है एक्सपैंड करने का, तो यहाँ पे जो इसका साइज है, जो विड्थ है, वो बड़ी हो जाती है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जो आपके प्लेन एरियाज में, इसीलिए आपको हिल्स और वैलीज नहीं दिखते हैं, क्योंकि पानी के फ्लो की वजह से सब कुछ को ये सतह बैलेंस नॉर्मल सीधा कर देता है। ओवरलैंड फ्लो कॉजेज शीट इरोजन। मैंने बोला था याद रखना दोनों फ्लोज के बारे में, ओवरलैंड फ्लो और आपका लीनियर फ्लो। ओवरलैंड फ्लो और लीनियर फ्लो, दोनों फ्लोज को याद रखो। जो ओवरलैंड फ्लो है आपका, उससे शीट इरोजन होती है। हमने पहले ही बात करी थी, जब पानी शीट के फॉर्म में सीधा सीधा बहेगा तो वो ओवरलैंड फ्लो होता है। तो ओवरलैंड फ्लो में आपकी शीट्स में इरोजन होती है, यानी कि आसपास लंबा फैलेगा, इधर ऐसे फैलेगा, डीप नहीं जाएगा। शीट इरोजन डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सरफेस, द ओवरलैंड फ्लो में कंसंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पाथ्स। अब इरेगुलरिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि ये नदी तो यहाँ से जा रही थी, यहाँ पे बहुत सॉफ्ट मटेरियल था, तो यहाँ पे इसने इरोड कर दिया आसानी से, बट इधर का जो पत्थर था काफ़ी हार्ड था, इरोड नहीं कर पाई, तो हो सकता है इधर ना भागे, इधर भाग जाए, इधर थोड़ी सी फैल जाए। सो ज़मीन में किस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं, क्या क्या अड़चन उसको आ रही है, उस बेसिस पे ये नदी अपना नैरोनेस और अपनी वाइडनेस डिसाइड करती है। बिकॉज ऑफ द शेयर फ्रिक्शन ऑफ द कॉलम ऑफ फ्लोइंग वाटर, माइनर और मेजर क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड आर रिमूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये बोल रहे हैं कि जो फ्रिक्शन, शेयर फ्रिक्शन, जो आपकी फ्रिक्शन, टोटल नेट फ्रिक्शन जो आपकी लगती है जब पानी बहता है, उसकी वजह से जो मेजर और माइनर, यानी कि जो ऊपर से जो मिट्टी को लेके आई है मटेरियल का, ये लैंड पे आके आ जाता है। बहुत तेज़ होगी तो बहुत सारा मटेरियल इसके साथ जाएगा, धीरे धीरे जाएगी तो कम मटेरियल को इरोड करती है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लैंड इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। अब जैसे यहाँ पे पत्थर था, तो जब मैं इसको यहाँ से इरोड करूँगी, तो अगर मैंने इसको बहुत दम में रखी तो हो सकता है मेरी नदी, पानी का नदी भी फ्लो भी इधर से चली जाए। तो इस तरीके से आपकी और इसी वजह से जब नदी अपना डायरेक्शन वगैरह चेंज करती है, सामान लेके जाती है, तो ये छोटी छोटी रिल बना लेती है। रिल का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे से पत्थर के बीच में जो डिवीजन होते हैं, उनको रिल्स बोलते हैं। रिल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, आप देख सकते हो रिल्स ये हैं आपके। फिर जब थोड़े समय के बाद ये जो रिल्स हैं, ये ग्रेजुअली लॉन्ग और वाइड गलीज में बन जाते हैं।
रिल्स कैसे बन जाते हैं? लॉन्ग और वाइड गलीज, गलीज बड़ी बड़ी गली, गली गली तो आपको पता है गलियां, स्ट्रीट्स ऐसे करके चौड़े चौड़े हो जाते हैं, गलीज में डेवलप हो जाते हैं। द गलीज विल फर्दर, और गलीज ही हैं जब ये फर्दर और डीपन हो जाएंगी, डीप हो जाएंगी, लंबी चौड़ी हो जाएंगी, लेंथ बढ़ जाएगा, और इनसे एक नेटवर्क ऑफ वैलीज बनता है। इनसे क्या बनता है? नेटवर्क ऑफ वैलीज बनता है। इन द अर्ली स्टेजेस डाउन कटिंग डोमिनेट्स, ड्यूरिंग विच इरेगुलरिटीज सच एज वाटरफॉल्स एंड कैस्केड्स विल बी रिमूव। ये कह रहे हैं कि अर्ली स्टेज में जब रिवर निकलना शुरू ही करती है, उस केस में जो डाउन कटिंग डोमिनेट्स, डाउन कटिंग यानी कि मैंने बताया ना हेडवर्ड इरोजन, आगे उसको आगे बढ़ना होता है, जल्द कैसे भी करके बस मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो वो आगे बढ़ने के चक्कर में यहाँ पे धीरे धीरे नहीं जाती है, बट क्या करती है? स्पीड में जाती है, जिसकी वजह से आपको वाटरफॉल्स वगैरह दिखते हैं। इन द मिडल स्टेजेस स्ट्रीम्स कट देयर बेड स्लोअर। मिडल के अर्ली स्टेज पे वाटरफॉल्स बनेगा, मिडल स्टेज में जो बीच का स्टेज है यहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। लेटरल इरोजन, जो साइडवर्ड इरोजन है आपका, वो काफ़ी सीवियर, काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। ग्रेजुअली वैली साइड्स आर रिड्यूस्ड टू लोअर एंड लोअर स्लोप्स, और इसी की वजह से धीरे धीरे, जैसे यहाँ से नदी बह रही थी, यहाँ से बह रही थी, तो यहाँ पे तो उसने बहुत वैलीज डेवलप कर दी, नीचे आते जाते वो उसका जो साइडवर्ड इरोजन है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो और यहाँ पे जो वैलीज होती हैं वो गायब होती जाती हैं और एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती हैं पूरी तरीके से। Gradually, the lower and slopes, the divides between drainage basin are likewise lowered until they are almost, और यही completely जब तक पूरा flat नहीं हो जाता है, leaving finally a low land और faint relief, एकदम बिल्कुल ही ख़त्म, एकदम faint सीधा सिंपल प्लेन एरिया हो जाता है, तब तक आपकी ये नदी चलती रहती है, मस्त करती है। सम लो रेजिस्टेंस रेमिनेंट्स, और इसकी वजह से कुछ थोड़े से रेमिनेंट होता है, कुछ पीछे छोड़ जाना। तो जैसे आप कहीं बोलते हैं ना चोर अपनी निशानी हमेशा, तो वो निशानी इज योर रेमिनेंट। तो जब ये रिवर होती है तो ये रेमिनेंट छोड़ के जाती है, जिसको हम मोनाडनॉक्स कहते हैं। स्टैंडिंग आउट हेयर एंड देयर, इधर उधर पड़े मिल जाते हैं आपको। दिस टाइप ऑफ प्लेन क्या होता है? ये वैलीज थी। मान लो यहाँ पे दो, ये नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ पे एक पहाड़ है, बीच में से जा रही है, तो इसको वैली, वी शेप ऐसा ना वैली, इसलिए बहुत सारे शेप्स होती हैं। आई शेप्ड वैली होती है, वी शेप्ड वैली होती है, यू शेप्ड वैली होती है, तो बहुत सारे हम देखेंगे किस में कैसी शेप की वैली बनती है। वैली का बहुत सिंपल सा मतलब है, इधर भी ज़मीन, इधर भी ज़मीन, बीच में से नदी जा रही है। तो ये जो बीच में से नदी जाती है, थोड़े टाइम में जाते जाते क्या कर देती है, ये अपने साइडवर्ड इरोजन करती रहती है, थोड़ा जब मैच्योर स्टेज में आ जाती है, लेटरल इरोजन कर जाता है। तो उसकी वजह से कहीं कहीं पे ये जो पहले जो पहाड़ था ऐसे, वो पत्थर या कुछ कुछ छोटे मोटे क्लस्टर में रह जाता है बस, जिसको हम मोनाडनॉक्स बोलते हैं, और बाकी का बचा जो एरिया होता है उसको हम पेनेप्लेन्स बोलते हैं। पेनेप्लेन्स याद रखना, रिवर वाटर फ्लोइंग रिवर की वजह से जो आपके प्लेन्स बनते हैं उनको हम पेनेप्लेन्स बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ लैंडस्केप डेवलपिंग इन रनिंग वाटर regimes may be summarized as below। अब ये हमारा यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज में किस तरीके से नदी आपकी क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती है, दिस वी विल सी इन दी अपकमिंग क्लास, जिसमें हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स की भी स्टडी करेंगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस अभी यही थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से वैलीज बनती हैं, प्लंज पूल्स गड्ढे पॉट होल्स गड्ढे बनते हैं, आपके रिवर टेरेसेस कैसे बनते हैं, मियांडर्स कैसे बनते हैं, एलुवियल फैंस, डेल्टाज, और ये सब चीज़ें हम केव देखेंगे। हम जो गुफाएं होती हैं वो कैसे बनती हैं, जो आपकी अमरनाथ की जो है, अमरनाथ में जो है वो कैसे बना है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। आई होप दिस विल बी इंटरेस्टिंग। थोड़े से इसमें फैक्ट्स है, आपको ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, कितनी स्पीड, बट आई होप दिस विल बी इंटरेस्टिंग। One last thing, this chapter was not included in class 11th syllabus last year. That is, CBSE cut it down in the last academic year, but we will still study it. If it cuts down, then it's fine. You don't have to prepare it for exams. But if it doesn't, then we should not be lacking. Or even if it cuts down, then you have the knowledge. So there is no harm in getting the knowledge. So that's it from my side. Thank you so much for sparing your time and coming for this session. And please do hit the like button, share the video if you like it, subscribe the channel, and leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Bye bye.